बैक टू फिजिक्स क्लासेस बाय मुकेश पगड़िया। आज हम पढ़ने वाले हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। अक्सर इस प्रकार का न्यूमेरिकल एग्जाम में आता है। यह न तो इस तरीके का दूसरा आ जाएगा बट वैल्यू चेंज हो सकती है, बस इतना ही अंतर होगा। बट इस तरीके का न्यूमेरिकल एक जरूर आता है एग्जाम में, यानी कि ये मोस्ट न्यूमेरिकल बनता है। ठीक है, और न्यूमेरिकल किस पर आधारित है? किरचॉफ के द्वितीय नियम पर आधारित है। ठीक है, किरचॉफ का जो लूप का नियम है, द्वितीय नियम है, उस पर आधारित एक न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो पिछले वाले वीडियो में भी हमने एक डिस्कशन किया था कि इस प्रकार से हमारे पास में डायग्राम होगा। सबसे पहले हमें उसमें लूप बनाने आने चाहिए कि इसमें कितने लूप हैं। ठीक है, तो पहले सबसे पहले हम लूप बनाएंगे और फिर आगे की कार्रवाई आप देखते रहे। तो आपके पास में ये डायग्राम है। ठीक है, इस प्रकार का एक विद्युत परिपथ है। अब आपको इसमें करना क्या है कि किरचॉफ के नियमों की सहायता से आपको इसमें धारा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, चित्र में दर्शाए गए परिपथ में जो बहने वाली धाराएं हैं उनका मान ज्ञात करना है आपको। किसकी सहायता से? किरचॉफ के नियम की सहायता से। जैसे आपको I1 है, I2 है, I3 है, इनकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमें लूप बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले हमें लूप बनाने पड़ेंगे, यानी कि कितने इसमें लूप हैं। तो इसमें देखो एक लूप है ये और दूसरा ये लूप है, यानी कि कितने लूप हैं? इसमें 2 लूप हैं। तो इनको हम मार्किंग कर दें, नंबर 1 लूप और नंबर 2 लूप। ठीक है, कुछ अलग से दिखें इस प्रकार से इनमें राउंड में लगा दें। ठीक है, लूप डिफाइन कर लिए। लूप कितने हैं? 2। उसके पश्चात आपको इसमें संधि डिफाइन करनी है। संधि कि कितनी संधि इसमें? एक संधि ये रही, इसमें इसको मैं नाम दे रहा हूं A, और ये एक संधि ये रही, इसको मैं नाम दे रहा हूं B। अब देखें, ये वाली जो संधि है इस प्रकार से यहां पर जा रही है, ये वायर है। ठीक है, इसमें ये वायर कनेक्ट हो रहा है, ये वायर कनेक्ट हो रहा है। कहने का मतलब है यहाँ पर संधि A और B दोनों सेम है। ठीक है, चाहे संधि हम A माने चाहे B माने, दोनों पर जो मान होंगे धारा के वो क्या आएंगे? एक जैसे आएंगे। इसलिए हम कोई भी एक संधि यहाँ पर हम ले सकते हैं। ठीक है, उसके पश्चात आपको परिपथ में चलना होता है। आपको क्या होता है? परिपथ में चलना होता है। तो परिपथ में चले हम किस प्रकार से चले? तो अब वो अपनी मर्जी, हम कैसे भी चले। यदि हम धारा की दिशा में चल रहे हैं तो इसमें लो धारा की दिशा में चले। ठीक है, इसमें भी धारा इस प्रकार से प्रवाहित हो रही है तो इसमें हम इस प्रकार से चल लें। ठीक है, इस प्रकार से धारा की दिशा में चल ले, ताकि आपको प्लस माइनस का ज्यादा चक्कर न हो। ठीक है, तो दोनों में जो चलने का तरीका है लूप में इस प्रकार से चलें। आप इसके उल्टे भी चल सकते हैं। इसके उल्टे चलकर आप लास्ट में क्वेश्चन कीजिए, आंसर वही आएगा आपके, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, चलो अब तो इसका आंसर होगा वो किस प्रकार से होगा देखिए। ठीक है, तो सबसे पहले संधि एक ही बात करते हैं। संधि ए पर किरचॉफ का प्रथम नियम लगाने पर किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है कि किसी संधि में आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के क्या होता है? बराबर होता है। देखो बच्चों एक चीज और देखें आप, ये मैंने यहाँ पर जो नाम लिखा है वो किरचॉफ, ये लिख रखा है यहाँ पर किरचॉफ। तो आप इस पे कंफ्यूज नहीं हो, एक ही नाम है। ठीक है, बोलचाल की भाषा में ये है किरचॉफ। ठीक है, आज से जो पहले वाले जो बुक्स चलते थे उन सब में किरचॉफ ही नाम आता था। आजकल जो नई बुक्स आई हैं 1-2 साल पहले, उनमें ये नाम क्या आ गया? किरचॉफ आ गया। तो दोनों एक ही है। इसकी जो स्पेलिंग है इंग्लिश में वो इस प्रकार से है, किरचॉफ। ठीक है, तो अब इसको कुछ जो ये इंग्लिश वर्ड है तो इसका कुछ जो राइटर्स हैं वो हिंदी में अनुवाद करते हैं, कुछ इसका उच्चारण किरचॉफ बोल देते हैं, कुछ इसको क्या बोल देते हैं? किरचॉफ बोल देते हैं। बट बात एक ही है। ठीक है, इसमें आप कंफ्यूज होना नहीं है। अब देखें आपको संधि ए पर आने वाली धाराएं कौन सी हैं? I3 आ रही है। I3 इज इक्वल टू जाने वाली धाराएं कौन सी? एक तो इधर जा रही है इस ब्रांच में, कौन सी? I1, और इसमें कौन सी जा रही है? I2। तो I3 का मान किसके बराबर हो जाएगा? I1 प्लस I2 के बराबर, इक्वेशन 1। ठीक है, इसके बाद में हम किसमें ये रूल लगाएंगे? लूप में लगाएंगे। तो लूप 1 में किरचॉफ के द्वितीय नियम से लूप का नियम हम कहां पे लगाएंगे? लूप का नियम किसके लिए लगाते हैं? किरचॉफ के सेकंड नियम के लिए ही लगाते हैं। ठीक है, संधि का नियम किरचॉफ के प्रथम नियम का लगाते हैं। तो आप देखें लूप का नियम, लूप 1 में किरचॉफ का सेकंड नियम
लगाने पर, ठीक है। सेकंड नियम लगाने पर कहने का मतलब है अब हमें इसमें चलना है, वोल्टाओं का पतन शून्य करना है। वोल्टाओं का पतन क्या करना है? शून्य करना। तो हम बिंदु ए से चले, बिंदु ए से चले। सबसे पहले ये प्रतिरोध आया, ठीक है। प्रतिरोध का मान कितना है? 4। धारा कितनी प्रवाहित हो रही है इससे होकर? I2। तो प्रतिरोध गुणा धारा यानी वोल्टा का मान कितना? V=IR, ठीक है। R का मान कितना है? 4। I का मान कितना है? I2। प्लस माइनस हम धारा की दिशा में चल रहे हैं तो क्या आएगा? चिन्ह यहाँ पर किसका आएगा? ये प्लस का आएगा। फिर आगे चले, बैटरी को एक बार छोड़ दीजिए, फिर ऐसे आए, फिर यहाँ पर यहाँ तक आना है तो बीच में एक प्रतिरोध और आ गया। यहाँ पर कितना है? 6 ओम। धारा कितनी है यहाँ पर? I2, ये सॉरी I1 है, तो 6 ये I1, ये प्लस का लेंगे माइनस का। तो हम ऐसे चल रहे हैं और धारा इसमें इसमें A से B धारा ऐसे जा रही है I1, ठीक है। तो चिन्ह किसका आएगा? माइनस, क्योंकि हम धारा के विपरीत चल रहे हैं। इज इक्वल्स टू बराबर। अब आपको बैटरी का जो विद्युत भागबल है वो आपको इंडिकेट करना है। तो हम ऐसे चल रहे थे लूप में, तो सबसे पहले आप इस बैटरी को देखें तो प्लस से माइनस गए, प्लस से क्या गए? माइनस गए। तो माइनस गए तो यहाँ पर कितना है? 14 वोल्ट। तो 14 वोल्ट किसका आएगा? माइनस का, तो -40, ठीक है। फिर इस पर आए हम, तो इस पर भी हम ऐसे गए तो प्लस से माइनस गए, तो इस पर भी कितना है? माइनस का। तो ये भी किसका हो जाएगा? माइनस का। कितना है ये? इसका वोल्टेज कितना? 10 वोल्ट, तो माइनस का 10 वोल्ट या -10, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख रहा हूं। फॉर I2 -6 I1 इज इक्वल्स टू, ये कितना हो गया? माइनस का 24। इक्वेशन डाल दीजिए 2। फिर लूप 2 में आपको यही किरचॉफ का सेकंड नियम लगाना है, तो ये आप दोबारा लिख लीजिए। लूप 2 में किरचॉफ का द्वितीय नियम यानी सेकंड नियम लगाने पर, ठीक है। लगाए भाई, आपको इसमें इस प्रकार से चलना है जैसे आपने ये एरो का चिन्ह बना रखा है उसके अनुसार चलना है। तो आप बिंदु ए से चले, बिंदु ए से इधर इस प्रकार से घूमकर यहाँ बिंदु ए तक आना है। चाहे बिंदु बी से चले, किसी से भी चले, किसी भी पॉइंट से चले, ये कोई दिक्कत नहीं, अपनी मर्जी है। मैं बिंदु ए से चल रहा हूँ। तो बैटरी को एक बार छोड़ दीजिए। सबसे पहले प्रतिरोध को देखना कितना है? 6 है। 6 धारा कितनी प्रवाहित हो रही है इस प्रतिरोध में? I1, तो 6 I1 प्लस माइनस हम ऐसे जा रहे हैं और धारा भी ऐसे जा रहे हैं, तो ये किसका आएगा? प्लस का आएगा। फिर ऐसे चले, ये वाला प्रतिरोध आया तो इसमें हम ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, और धारा भी इसमें ऐसे ही जा रही है, तो चिन्ह तो किसका आएगा? प्लस का आएगा। प्रतिरोध कितना है? 2, और इसमें जो धारा प्रवाहित होने वाली है वो कितनी है? I3 यहाँ पे लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये I3 इज इक्वल टू, बैटरी भी देखना है आपको। बैटरी में ऐसे चले तो माइनस से प्लस गए, तो माइनस से प्लस, तो ये 10 वोल्ट किसका आएगा? प्लस का आएगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए आप 10 वोल्ट। इसको आप इक्वेशन 3 में डाल के एक बार इसमें I3 की वैल्यू लिख लीजिए। I3 की वैल्यू लिखने से क्या होगा कि ये वाली दोनों इक्वेशन एक ही फॉर्मेट में आ जाएंगी। ये वाली इक्वेशन I1 और I2 में है, तो इसको भी हम I1 और I2 में बनाने का प्रयास करेंगे ताकि हम इन दोनों समीकरणों को आसानी से हल कर सकें, ठीक है। तो I3 का मान रख दीजिए समीकरण 1 से। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं समीकरण 1 से। बस फिजिक्स यहाँ तक है, फिजिक्स यहाँ तक ही है। अब आपको मैथमेटिक्स यूज करनी है, और वो भी आपकी पुरानी मैथमेटिक्स क्लास 10 की, ठीक है। समीकरण 1 से I3 का मान रखने पर, ठीक है, तो ये हो गया 6 I1 प्लस 2। I3 की जगह रखना I1 प्लस I2, ये लिख दिया मैंने। I1 प्लस ये I2 इक्वल्स टू 10 वोल्ट लिखने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है, इक्वल्स टू 10। इसको अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो गया 6 I1 प्लस 2 I1 प्लस 2 I2 इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। ये 2 और ये 6 कितना हो गया? 8। तो इसको मैं लिख दूं 8 I1 प्लस ये कितना हो गया? 2 I2 इज इक्वल्स टू 10। इक्वेशन डाल दीजिए इसको 3। अब समीकरण 2 और 3 को आपको क्या करना है? हल करना है, यानी कि इनको दोनों को सरल करना है। ठीक है, तो आप इनको हल कीजिए। आप समीकरण 2 व 3 को हल करने पर, चलो हम हल किस तरीके से करें। यहाँ पर देखें 6I1 है, यहाँ पर ये है, और इनको हम इसके इक्वल कर रहे हैं। हम क्या करें? समीकरण 2 को यदि हम समीकरण 3 को यदि हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें
ठीक है, या फिर इसमें से इसको घटा दें। एक अपना अपना तरीका होता है, कोई भी एक अपना तरीका लगा लीजिए, मैं अपना तरीका लगा रहा हूं। समीकरण 3 को 2 से गुणा करने पर तो गुणा करने पर ये क्या हो गई, 16i1 प्लस 4i2 इज इक्वल टू, इधर भी 10 से मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20। इक्वेशन इसको डाल दीजिए नेक्स्ट 4। ठीक है, अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4, इनमें देखें ये 4i2 और इसमें भी 4i2, ये दोनों टर्म क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल है। तो इसमें से इसको यदि हम कैंसिल करें तो क्या होगा, समीकरण 4 में से 2 को घटाने पर तो घटा दीजिए भाई, ये तो है 16i1 प्लस 4i2 इज इक्वल टू 20। घटाना है 2 को, तो मैं नीचे लिख रहा हूँ 4, पहले ये लिख रहा हूँ, पहले ये लिख रहा हूँ i1 वाली, i1 के नीचे i1, तो -6i1 और ये प्लस 4i2 इज इक्वल टू -24। इसमें से क्या करना है, घटाना है, तो चिन्ह चेंज हो गई, माइनस के साथ ये प्लस का हो गया, माइनस का हो गया, और ये माइनस के साथ किसका हो गया, प्लस का हो गया। ठीक है, तो ये 6 प्लस का है, क्योंकि चिन्ह चेंज करेंगे, तो 6 और ये 16 कितना हो गया 22, तो 22i1 ये क्या हो गया 0, है ना, ये हो गया 0, और ये भी प्लस का हो गया 24, ये 24 और 20 कितना हो गया 44, कितना हो गया 44 हो गया भाई। तो i1 की वैल्यू कितनी आई, तो i1 इज इक्वल टू, ठीक, i1 इज इक्वल टू 44/22, यानी कि i1 इज इक्वल टू हम लिख देंगे यहाँ पर, इसमें इसको डिवाइड करेंगे तो 2 एम्पियर। i1 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, 2 एम्पियर आ गई, 2 एम्पियर आ गया। इसको आप इक्वेशन नंबर डाल दीजिए नेक्स्ट 4 के बाद में 5। अब i1 का मान आप किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, इक्वेशन 2 में 3 में, इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में आप i1 की वैल्यू रखे, फिर आप i2 की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। हम जैसे समीकरण 2 से लिख रहे हैं, जरूर नहीं कि आप समीकरण 2 से लिखें, तो समीकरण 2 से क्या हो गया 4i2 - 6, और i1 की जगह, इसमें i1 की जगह क्या रखना है आपको, 2 रखना है, तो ये 2 रख दिया मैंने, ठीक है, और इज इक्वल टू -14, तो कितना हो गया ये 4i2 - 12 इज इक्वल टू -14। इसको इधर लेके आए तो 4i2 इज इक्वल टू, सोचो क्या हो जाएगा, -12 प्लस का हो जाएगा, ये 14 नहीं 24 है, सॉरी 24 है, ये 24 तो माइनस के, और ये प्लस के 12 है, हमारे पास में ये आ गया 4i2 इज इक्वल टू -12, यानी कि माइनस का 24 है। तो हमें i2 की वैल्यू याद करनी है, तो i2 इज इक्वल टू क्या हो गया -12/4, यानी कि क्या हो गया, ये हो गया -3 एम्पियर। ठीक है, अतः हम लिख सकते हैं क्या कि i2 इज इक्वल टू -3 एम्पियर। इसके बाद में हम i1 और i2 की वैल्यू इस इक्वेशन में रख देंगे, इक्वेशन 1 में रख देंगे, i1 और i2 की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देंगे, तो किसकी इक्वेशन किसका मान आ जाएगा आपके पास में, i3 का मान आ जाएगा। तो आप लिखें समीकरण 1 से, ठीक है, यानी कि i3 इज इक्वल टू, i1 की वैल्यू ये रही 2, और i2 की वैल्यू कितनी है -3, तो i3 इज इक्वल टू क्या हो गया -1 एम्पियर। ठीक है, अतः धाराएं i1, i2 और i3, इनकी वैल्यू रख दीजिए, i1 2 एम्पियर, i2 की रही -3 एम्पियर, और i3 की रही -1 एम्पियर।
ठीक है। तो I2 और I3 की जो वैल्यू है माइनस में आ रही है, नेगेटिव आ रही है, बट धारा की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती। तो यहाँ नेगेटिव किस कारण से आ रही है? इस कारण से आ रही है क्योंकि यहाँ पे जो आपको डायरेक्शन दी गई है, धारा की डायरेक्शन डायग्राम में जो दी गई है, डायग्राम में जो डायरेक्शन दी गई वैसी डायरेक्शन नहीं होगी, डायरेक्शन इसके अपोजिट होगी। तो यहाँ ऋणात्मक चिन्ह, यहाँ नेगेटिव साइन, ऋणात्मक चिन्ह परिपथ में दी गई धारा की दिशा, यहाँ ऋणात्मक चिन्ह परिपथ में दी गई धारा की दिशा को विपरीत बताता है। ठीक है। अतः हम क्या लिख सकते हैं? अतः I1 इज 3 एम्पियर, I1 इज 2 एम्पियर, I2 इज 3 एम्पियर और I3 इज 1 एम्पियर। ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। अब एक चीज देखें आप यहाँ पर, यहाँ पे देखें जो ये I2 की डायरेक्शन दे रखी है डायग्राम में ऐसे, बट ऐसे नहीं होगी। आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है, आपका आंसर क्या कर रहा है? जो I2 की डायरेक्शन होगी वो इस प्रकार से होगी। ठीक है। और फिर I1 की डायरेक्शन तो यही आ रही है। I3 की डायरेक्शन क्या इस डायग्राम इस प्रकार से दी गई है, लेकिन I3 की वैल्यू क्या आ रही है? नेगेटिव आ रही है। तो I3 की जो डायरेक्शन है वो भी क्या होगी? इधर होगी। और I2 की जो डायरेक्शन है वो भी क्या होगी? ये वाली होगी, यानी कि इस प्रकार से। ठीक है। तो आप एक काम कीजिए, इसी क्वेश्चन को आप दोबारा कर लीजिए। ठीक है। दोबारा क्या करना है आपको? ओनली बस ये जो मैं डायरेक्शन चेंज कर रहा हूँ, ये डायरेक्शन आपको अपोजिट कर देनी है बस। ठीक है। I1 की ऐसे रखनी है, I1 की तो यही रखनी है और I2 की ये रखनी है और I3 की इसके अपोजिट। ठीक है। तो आपका पहला क्वेश्चन तो ये मैंने करवा दिया। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए मैं बना रहा हूँ, यही बना रहा हूँ बस, इसमें वैल्यू चेंज भी नहीं कर रहा हूँ मैं। क्या कर रहा हूँ? बस ओनली ये जो डायरेक्शन है, धारा की डायरेक्शन है, मैं चेंज कर रहा हूँ। और अब इसका आंसर क्या होगा वो मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। इसका आंसर वही होगा जो हमने लास्ट में उधर कोने में लिख रखे हैं ना, वो वाले कोने में लिख रखे हैं, वही आंसर होंगे। यानी कि धारा के जितने भी मान है सब प्लस में आने चाहिए। ठीक है। 1 2 3 ये सब मान किस में आएंगे? प्लस में आएंगे। तो आप इसको करके देखिए। ठीक है। आपके प्लस में आने चाहिए सभी मान। यदि प्लस में आते हैं तो आपका बिल्कुल राइट है, यानी कि आप इस प्रकार की क्वेश्चन करने में सक्षम है। इसके अलावा अब मैं एक दो क्वेश्चन और डाल रहा हूं आपको, वो भी मुझे करके बताने हैं, उनके आंसर आपको बताना है मुझे कमेंट बॉक्स में। ठीक है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 तो आपके लिए हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 2 तो ये हो गया आपके लिए, और क्वेश्चन नंबर 3 ये है आपके लिए, और क्वेश्चन नंबर 4 ये है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना पता चल गया। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या करना है? इस I का मान याद करना है, इस I की वैल्यू याद करनी है किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ये I1 I2 और I3 की जो वैल्यू है वो आपको याद करनी है। ठीक है। कौन से नियम से? इस वाले नियम से। सबसे पहले आपको इसमें लूप बनाने, लूप कितने बन गए? 1 और 2 लूप बन गए। अब आपको इसमें चलना है, चाहे धारा की दिशा में चलें चाहे विपरीत चलें, वो आपकी मर्जी है। ठीक है। चलकर इस प्रकार से आपको पहले ये वाली इक्वेशन बनानी है संधि A या B के लिए, और फिर आपको इस प्रकार से चलते हुए रहना है। ठीक है। तो संधि A पर किरचॉफ के प्रथम नियम से, अब किरचॉफ के प्रथम नियम से संधि चाहे A पर लगाएं या चाहे B पर लगाएं, एक ही बात है। तो यहाँ पर देखें आप B पर, ये I1 धारा इस पर आ रही है, I2 धारा भी इस पर आ रही है और I3 भी इस पर आ रही है, यानी तीनों धाराएं इस पर आ रही हैं, जा कोई नहीं रही है। ठीक है। कहने का मतलब एक तो इसमें जो धारा की डायरेक्शन है डायग्राम में, किसी एक धारा की डायरेक्शन उल्टी दे रखी है आपको। ठीक है। वो आपको तभी पता चलेगी जब जिसकी वैल्यू माइनस में आएगी। तो हमें क्या करना है यहाँ पर बस पहली इक्वेशन बता देता हूं मैं। यहाँ पर आपको करना है I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। ये क्रम अपनानी है, क्योंकि सभी धाराएं आ रही हैं तो सबको हम प्लस में लेंगे। जा कुछ नहीं थी, हमें पता नहीं चल रहा है, तो क्या है? 0 जा रही है, तो इसका मान किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। पहली इक्वेशन ये है। लूप 1 में, लूप 2 में वो इक्वेशन आप बनाकर आप आराम से कीजिए, और जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के बताएं। ठीक है। और बस इस वीडियो में इतना ही, और इस प्रकार की और भी न्यूमेरिकल आपकी बुक्स में है तो आप उनकी आप ट्राई कीजिए। ठीक है। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।